जी अच्छा सर। पैगामे मसीहा दुनिया में फैला दो। 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 हाँ जी। हाय ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक बार आपके साथ लाइव सेशन में शामिल हैं तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप के यूथ एल्बम अवेक के साथ। और आज हम बात करेंगे अवेक के बारे में और इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ नए लोग मौजूद हैं और आगे चल के मैं उनका तारुफ आपके साथ कराऊंगी। लेकिन आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। सो स्टे विद अस एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस स्ट्रीमिंग। आज हमारे साथ हमेशा की तरह शामिल हैं पास्टर एरिक सर्वर फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए, डिक्सन विल्सन फ्रॉम कराची पाकिस्तान, मेडलिन डेविड फ्रॉम कराची पाकिस्तान एंड नेल्सन नदीम फ्रॉम फिलाडेल्फिया यूएसए। I welcome you all with us and I welcome all the viewers जो हमें अभी देख रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप के एल्बम अवेक की, जो कि एक यूथ एल्बम था। और पास्टर एरिक से मैं कहूंगी कि वो हमें कुछ बताएं इस एल्बम के बारे में, कुछ इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का विजन और कुछ बैकग्राउंड वो इस एल्बम के बारे में हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जरिश, थैंक यू वेरी मच। और डिक्सन और नेल्सन और मैडलिन की तस्वीर नजर नहीं आ रही, और अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें मैडलिन तो आप हमें नजर आएंगी। और जरिश बहुत बहुत शुक्रिया। सो जैसे आपके इल्म में है कि ये हमारे इस तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप सीरीज का ये चौथा प्रोग्राम है। पहले हमने 3 किए हैं बच्चों के एल्बम के साथ और आज हम यूथ पे बात कर रहे हैं। सो जो मेजर कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप की पाकिस्तान में जरूरत क्यों पड़ी, ताकि आइडिया आपको क्लियर हो कि इसका प्रेमिस क्या था। नंबर 1, जब मैं सेमिनरी कर रहा था या जब मैं मतलब 25-30 साल पहले की बात, जब मैं क्वायर में भी होता था या जब म्यूजिक की भी चर्च म्यूजिक पे भी खिदमत कर रहा था और जब खुदा ने दरवाजे खोले सेमिनरी के लिए भी, तो एक बहुत बड़ा गैप मुझे नजर आया। वो ये था कि हमारी सेमिनरीज के अंदर भी और हमारे वैसे भी अगर देखा जाए तो इतना अहम हमारा रोल है मौसीकी का हमारी इबादत के अंदर, लेकिन इस पे किसी किस्म का कोई डिसिप्लिनरी ना तो क्यूरिकुलम है, ना इसके ऊपर कोई रिसोर्सेस हैं कि जो कि एजुकेशनल क्यूरिकुलम बेस हों, और ना ही हमारी थियोलॉजिकल सेमिनरीज के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। मतलब किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। और हर बंदा जो है, जैसे क़ज़ात की किताब में लिखा है ना कि उन दिनों बनी इसराइल में कोई काजी ना था, जिसके जो जी में आता था वही करता था। तो आज भी आप देखेंगे फिलहाल भी ये सिचुएशन, लेकिन हमने कम से कम ये है कि एक छोटी सी आवाज बनने की और इस गैप को फिल करने की कोशिश की। इसके नतीजे में जब पहले 3 बच्चों के एल्बम निकाले तो वो इतने ज्यादा एक्सेप्टेड, वेल रिसीव्ड हुए और इतना ज्यादा उनका इम्पैक्ट आया। तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम बच्चों पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगले 5-10 साल में यही बच्चे जब जवान होंगे तो हमारे चर्चेस में तो यूथ मिनिस्ट्री का भी इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ जो है, जो मेन टाइटल हमारे यहाँ काम करते हैं वो या तो हर नौजवान या तो इवेंजलिस्ट होता है या वो पास्टर होता है या वो आजकल कुछ और बना होता है। आजकल एक और नया टाइटल आ रहा है, वर्शिपर का भी एक इन हुआ हुआ है आजकल ब्रांड। तो ये जो कॉन्सेप्ट था उसके पीछे ये था कि हम रिसोर्सेस ऐसे फराहम करें कि जो एकेडमिकली हों, बिब्लिकल हों और कल्चरली रिलेटिव हों। ये 3 बड़े चैलेंज थे हमारे सामने। तो इस हवाले से इस एल्बम को करने के पीछे एक और बड़ी अहम वजह थी कि मुझे मौका मिला, मुझे और शुमाइला और मेरी वाइफ को, हमें प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ आयरलैंड बेलफास्ट जाने का मौका मिला। और वहां पर मैंने देखा कि वो जो चर्च है उनका यूथ डेस्क इतना स्ट्रांग और इतना एक्टिव है, और उनके पास मतलब उनकी यूथ इस कदर स्ट्रांग है फेथ के अंदर, और हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मैंने जब उनको देखा तो वहीं मुझे सीडी जो थी, एक अभी हम गीत सुनेंगे आपसे वो भी, और वो जो गीत था मुझे कीथ एंड क्रिस्टन का वो जो था, ये ज़मीं जहां नहीं था।
तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि अक्रॉस द लैंड। तो मैंने सोचा कि अगर हम यूथ पे काम करें तो ये भी एक गीत रखें, लेकिन खैर एनीवे जब मैं आया मैंने डिक्सन से बात की और हमने सोचा कि यस वी नीड टू डू दैट, एक्चुअली यूथ के लिए हमें करना चाहिए। अब सवाल ये था कि इसमें मटेरियल कैसा हो। तो ये जो एल्बम था ये इसमें सिर्फ मेरी कॉम्पोजिशन नहीं है, इसमें 2 कॉम्पोजिशन ऐसी हैं कि जो दूसरे लोगों की है। मसलन उठो है जवानों जो अभी डिक्सन ने जो गीत गाया इस एल्बम के अंदर, वो हमीद हनरी साहब का लिखा हुआ था और नजीर मार्टन साहब की कॉम्पोजिशन थी। और एक और गीत इसके अंदर है जो कि हमारे बुजुर्ग एस.एम. मुशर्रफ साहब जो है इंतकाल कर गए हैं, उनकी कंपोजिशन का लिखा हुआ है। लेकिन मैं एक और बात नहीं बताऊं, जब मैं इस एल्बम पे काम शुरू किया सबसे पहला सवाल ये था कि मैं म्यूजिक में कंपोज करता हूं, मैंने मौसीकी सीखी है, लेकिन आई एम नॉट अ पोएट, मैं शायर नहीं हूं, मैं सॉन्ग राइटर नहीं हूं। तो उसके लिए मैंने फिर एस.एम. मुशर्रफ साहब जो थे उनकी मैंने मदद ली, और जितने इस गीत के लिरिक्स आपको नजर आएंगे उनकी जो अगर उनके अंदर वजन है, उनके अंदर अगर प्रॉपर बैलेंस है, सौत है, तो वो एस.एम. मुशर्रफ साहब की वजह से है। और मैं उनको ये सारा ड्यू क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी इतनी मेहनत की हमारे साथ इस एल्बम को करने में। तो ये जब हमने किया, दूसरा सवाल ये था, नजीर मार्टन साहब को हमने रिक्वेस्ट की, उनका वो गीत था वो लिया हमने, और फिर हमने इसकी रिकॉर्डिंग शुरू की। तो आप इस गीत के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर आपको जो टाइटल आप पीछे मेरे शोल्डर पे देख रहे हैं, इसका जो कवर टाइटल था वो था कि ये एल्बम उन दिनों में पाकिस्तान में चर्चेस पे हमले बड़े हो रहे थे और मसीह लोग डिस्क्रिमिनेटेड बहुत सारे थे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम नौजवानों को मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इस बात के लिए उभारें और उनको, उनके ईमान को, उनके रोल को थोड़ा सा झंझोड़ें, प्लस हम ये एल्बम डेडिकेट करें पाकिस्तान के उन परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस को, चर्चेस को, कि जो इसको उसके ऊपर दुख सहते हैं या चैलेंजेस का शिकार हैं। तो इसके अंदर जो थीम था मोस्टली वो यही था, और अब हम जब बारी बारी गीतों में बात भी करेंगे तो वो यही था कि नंबर 1 बिब्लिकली हो, कलाम से लिए जाए। मतलब इसका जो टाइटल सॉन्ग है ए नौजवान खुदा से डर, वो जब मैंने लिखा तो वो टोटली जो था वो मैंने वाइस की किताब से लिया। इसी के साथ और बाकी 1-2 गीत उनकी पोएट्री आप देखेंगे वो डायरेक्ट कलाम की वर्सेस हैं जो हमने ली हैं, जैसे हम हर एल्बम में करते हैं। तो पहली चीज तो ये था कि हम कलाम, नौजवानों को, टारगेट ऑडियंस चेंज होगी, हम बच्चों से यूथ पर आ गए। नंबर 2 जो बाइबल बेस्ड जो टीचिंग थी नौजवानों के हवाले से जो कलाम में था उसको हम लेकर आए। और नंबर 3 जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि इसको म्यूजिकली इस तरह डिजाइन किया जाए कि ये हमारे कल्चरली जो म्यूजिक है उसको भी रिप्रेजेंट करे, या नौजवान जिसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपको इसमें क्लासिकल नजर आएगा, इसमें आपको रॉक एंड रोल नजर आएगा, इसके अंदर आपको पंजाबी ज़बूर ठेठ फोक नजर आएगा, इसके अंदर आपको वेस्टर्न फ्यूजन नजर आएगा। मतलब ये एल्बम अगर इसको म्यूजिकली देखा जाए तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का हमारा एक तरह का म्यूजिकल 9 ट्रैक है मेरे ख्याल में। इसके अंदर 9 के 9 ट्रैक जो है वो पाकिस्तान के म्यूजिक जॉनरास के अंदर जो काम कर उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस। और जाहिर आपको पता है कि मैं सिर्फ आइडिया बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, देन मैं डिक्सन से बात करता हूँ, डिक्सन अब इसका क्या करें। सो दैट्स नाउ द सेकंड फेज कि इसके बाद फिर हमने जब इसका म्यूजिक शुरू किया। भाई साहब, आप थोड़ा सा हमें इस एल्बम के टाइटल के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने इस एल्बम का टाइटल रखा अवेक, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? लाइक व्हाट वाज इन योर माइंड के अवेक क्यों इसका नाम होना चाहिए? अवेक किस वजह से भी है, मेरा ताल्लुक कराची ईसा नगरी से है, और जो है ईसा नगरी वो इलाका है कराची में मोस्टली लोगों को तो रिश्ते भी नहीं देंदे ना लेंदे ने, तो कहते ना छड़ो अपना की इलाके जाना है। तो और जो ईसा नगरी है, हालांकि उसमें बड़ी बड़ी पोटेंशियल है, क्योंकि 2 कराची के एमपी ईसा नगरी से, माइकल जवेद और सलीम खोखर, वो दोनों वहीं से आए। और मतलब इसको इस इलाके में बड़ा पोटेंशियल है एक्चुअली। और लेकिन वो इसकी बदकिस्मती ये रही कि जब मेरा बचपन था तो मैंने गलियों में लोगों को, नौजवानों को खासतौर पर नशे की हालत में गलियों में पड़े हुए देखा, और हीरोइन और चर्च जो थी वो उस वक्त उन गलियों में आम थी, हर गली के मोड़ के ऊपर जो था ना। और ये एक ओवरऑल पिक्चर थी हमारे क्रिश्चियन इलाकों की और मसीही इलाकों की। हर जगह में, हर गलियों पर आपको लोग जो थे वो नशे की धुत में और वैसे भी नजर आते थे। तो दैट वाज द मेजर एक चैलेंज कि मैंने कहा यार ये जो हमारी जो कौम है या हमारे जो नौजवान हैं, मतलब इनको अगर जगाया जाए तो मतलब टाइटल जो है वो अवेक ही हो सकता है कि उठो और जागो। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो बाइबल का भी कॉन्सेप्ट है, जब खुदा यसाया नबी की मार्फत फरमाता है कि उठ और मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। सो ये जो है ना, ये जो जागना जो है, उठो और मतलब वेक देना, झंझोड़ना, तो ये बहुत जरूरी था। सो दैट्स आइडिया बिहाइंड दिस के इसको अवेक रखा जाए, और जो हमारे मसीह नौजवान जहां तक ये एल्बम पहुंचे या आवाज पहुंचे, जो लोग इन्वॉल्व हों, कम से कम हम जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं ये पैगाम पहुंचा सके। दैट वाज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो आपने हमारे साथ शेयर किया। और जैसा कि आपने भी बात की कि इस एल्बम में ऑलमोस्ट जितने गीत हैं उनके डिफरेंट जॉनरेज हैं, उनको अलग अलग
अलग अलग ट्यून्स में अलग अलग तरीके के पॉप एंड रॉक और क्लासिकल और इस तरह से तरतीब दिया गया। तो और जितने भी गीत इस एल्बम के हैं वो सारे, सबका म्यूजिक इस तरह से है कि वाकई वो एक तरह से आप बोलें कि जगाने वाला, और बिल्कुल इस तरह से सबका म्यूजिक है। तो इस गीत के म्यूजिक के बारे में बताएं कि कैसे इसका म्यूजिक आपने बनाया, क्या सोचा आपने कि किस तरह का इसका म्यूजिक होना चाहिए, और किन किन लोगों की मेहनत इस म्यूजिक के पीछे शामिल थी? भाई अब ये तो टेक्निकल, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मेरे पास रॉ मटेरियल होता था हमेशा, और मैं आइडिया कंसीव करता था, और उस आइडिया को करने के बाद जब मैं उसको होमवर्क कर लेता था, जब प्रोडक्ट एक तरह की रॉ चीज तैयार हो जाती थी कि नाउ इट्स रेडी टू गो टू स्टूडियो, अब इसको प्रोफेशनली कैसे करना है। तो ये सवाल तो अगर आप डिक्सन से करें तो वो डिक्सन सही इसका जवाब दे सकेगा। जी डिक्सन विल्सन, आप हमारे साथ डिक्सन अच्छा, विल्सन मैं कराची पाकिस्तान से बताऊं मौजूद कि है। बोल ले। वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जी डिक्सन भाई, आप बताइएगा जो क्वेश्चन अभी फर्स्ट एरिक से किया, क्योंकि आप टेक्निकल टीम से हैं तो आप बिल्कुल बेहतर तौर पर इस पे रोशनी डाल सकते हैं, तो हमारे साथ शेयर कीजिए इसका टेक्निकल प्रोसेस। तो इसका टेक्निकल प्रोसेस जो था ना, वो अब मसला ये था कि इससे पहले हम 3 एल्बम कर चुके थे बच्चों के ना। तो पादरी साहब जब कह रहे हैं ना, डिक्सन के पास चला जाता था और फिर शुरू होता था काम। यहाँ तक इस एल्बम तक पहुंचते पहुंचते पादरी साहब एक्चुअली सीख चुके थे कि करना क्या है। तो पादरी साहब बहुत सारे स्टेप ऑलरेडी इनिशिएट करके मेरे पास आते थे। अब इस बार ना सिर्फ शायरी नहीं लेके आते थे, इस बार बता देते मैंने ये भी कर लिया है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने म्यूजिक वाले को बोल दिया, मैंने इसको भी लाइन अप कर लिया, और फलाना सिंगर भी मैंने इस बार लाइन अप कर लिया। तो ये थर्ड एल्बम था, चूंकि थर्ड या फोर्थ, तो इस वक्त तक पादी साहब काफी चीजें सीख चुके थे। और इवन सॉफ्टवेयर भी कई कुछ जगहों पे ना पादी साहब वो प्ले पॉज टाइप करना भी सीखे थे, मेरा सॉफ्टवेयर। नहीं, वो डिक्सन ने सिखाया था भाई कि होता ये था कि हमने जब पहले 2 एल्बम करते ना, और तो कोई होता ना, हम दोनों ही होते थे। तो अगर डिक्सन वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है या हार्मोनाइज कर रहा है अंदर जाकर बूथ के अंदर, तो मुझे बता रहा था कि भाई इसको दबाना है स्पेस को, इसको ऐसे करना है, तो फिर ये रुक जाएगा, ये रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत, मैं बार बार कहूंगा कि इन एल्बम को बहुत ज्यादा मेहनत, मुझसे ज्यादा मेहनत डिक्सन की होती थी टेक्निकल, इसको वोकलाइज करने में, इसको प्रॉपर डिजाइन करने में। हाँ, तो इसमें मेरे ख्याल है शहजाद मार्कस जो थे वो हमारे साथ थे, और भी लोग थे भाई साहब। और कौन था मुझे सही से याद नहीं है एक्चुअली बहुत। हाँ, मेरा ख्याल है कि वो जो हमारा, जो आपने लास्ट टाइम जो नाम बताया था ना, क्या नाम था वो म्यूजिक रेंजर का जो गुलशन में रहता था? अकील। हाँ, अकील ने भी इसमें काम किया, शहजाद मार्कस ने किया, और मतलब लोग थे ये 2, मेरे ख्याल ये 2 मेजर लोग थे जो हमारे साथ इन्वॉल्व रहे शुरू से। और मुझे याद है कि इस एल्बम में हमारे साथ एक साजिद, जिन्होंने लाइव बांसुरी भी बजाई थी, साजिद ने उन्होंने भी काफी गीतों में इसमें बांसुरी बजाई है। तो साजिद अली, यस। बल्कि बांसुरी अगर सुननी है डिक्सन, उसकी बांसुरी जो है वो उस वाले ट्रैक पे है जो क्लासिकल गीत है ना, क्या गीत के बोल थे, मेरे ज़हन में बोल नहीं आ रहे। हाँ, कुछ ऐसा ना, मसीहा की हम में मोहब्बत नहीं है, कुछ ऐसे क्लासिकल था। डिक्सन चला रहा हूं पीछे, तुम्हारे पास पड़े हैं ट्रैक? हाँ, मुझे वो नंबर बताना पड़ेगा, फिर प्ले करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। नंबर पता नहीं क्या है, ढूंढ लो ना। ओके, ये आगे चलते हैं। जहां नहीं थी, इसमें भी बांसुरी उन्होंने बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाई है, मुझे याद है। और इसके अलावा तकरीबन सारे गानों में से बार पीसेस और जिनमें सोलोस थे, इंटरलूड्स थे, वो सब उसने बजाए थे साजिद ने। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है डिक्सन, वो आपका जो स्टूडियो था, हमने जब साजिद को बुलाया फ्लूट बजाने के लिए, और जब ये वाला ट्रैक जो था ना, ये जो क्लासिकल जिसमें सिरिल डेविड साहब की जिनकी बात करें, जब उन्होंने राग बसंत बहार में हमारी मदद की, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब साजिद अंदर जब जाता था बार बार, और पता है हमने उस वक्त वोकल्स नहीं किए थे, सिर्फ उसका खाली ट्रैक चलता था, और जो खाली ट्रैक चलता था तो साजिद 2-3 बार बाहर आ गया, कहता था यार एडा मुश्किल काम है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, और पूरा थैला उठा के लाया हुआ था, और कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर किस किस्म का पीस लेकर चलूं, और ये बार बार ये पूछता था कि ये कंपोजिशन, ये काम किसका है, तो मैं चुप बैठा रहता था, यार भावें ये तो पक्का मरासी यार, पक्का करने वाला काम है, भावें कोई गलती ना कर दे विचों। नहीं, साजिद का बल्कि हमें
आज मौका मिला तो साजिद को हम बहुत ज्यादा थैंक यू भी बोलेंगे। साजिद अली जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े सीनियर, अब सीनियर हो गया पंजाब जाके। तो साजिद ने हमारी बड़ी हेल्प की इसमें और बहुत अच्छा जो है ना अपना फ्लेवर इसमें ऐड किया और बड़े अदब, एहतराम और अकीदत से उसने बजाया था। और ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी कि वो इस तरह से एक मसीही एल्बम पे हमारे साथ काम कर रहा है। वो डेफिनेटली और भी एल्बम से काम करता है, लेकिन मेरे साथ मसीही एल्बम पे उसने फर्स्ट टाइम काम। म्यूजिशियन का जब काम खत्म हो गया ना तो फिर दूसरा चैलेंज था हमारा वोकलिस्ट का, और ये फिर आगे जो है वो डिक्सन, हमने बड़े लोगों के ऑडिशन किए थे। डिक्सन याद है? हाँ, बहुत लोग थे, बहुत लोगों के ऑडिशन किए थे, चेक किया था। फिर भी इस बार मैं बचना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मुझे गाना पड़ा। उन लोगों को जिनको चेक किया था उन्हीं में से एक मैडलिन हमारे साथ हैं आज। मैडलिन एक बड़ा अच्छा इजाफा हमारी टीम में हुआ था। फिर इसकी शादी हो गई थी, तो उसके बाद जिंदगी तब्दील हो गई। तो मैडलिन बड़ा अच्छा एक इजाफा था। फिर और हमारे साथ इसमें रजाक भाई थे। रजाक उन्होंने हमारे साथ इस पे तबला बजाया था, नदीम भाई ने ढोलक की थी, और कौन बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। और भी नाइजल, डेफिनेटली नाइजल तो उस वक्त नया नया स्टूडियो में हमारे पास आना शुरू हुआ था, 1-2 साल हुए थे। तो और हाँ, मोहसिन ने भी बहुत हेल्प की थी हमें, मोहसिन अल्लाह ने। मोहसिन अल्लाह देता। साथ ही स्टूडियो में थे। हाँ, मोहसिन ने भी बहुत हेल्प की थी। और मुझे याद है कि बीच में काम करते करते इसी तरह रमजान के दिन आ गए थे, और फिर हम रात को काम कर रहे होते थे और अफ्तारियां और सहरियां हमारे साथ ही चल रही होती थी। तो क्यों ना मैडलिन से पूछे, मैडलिन का एज अ सिंगर। बल्कि मैडलिन से पहले मैं चाहूंगा कि अपना नदीम, चूंकि नदीम ने ढोलक बजाई थी इसके ऊपर और नदीम का बड़ा अच्छा इसमें था, तो मेरा ख्याल है अगर नदीम शेयर कुछ करना चाहें इस हवाले से तो फिर मैडलिन की तरफ आते हैं। मैडलिन, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। एक मिनट सॉरी भाई साहब, लेट मी इंटरप्ट यू, आई एम सॉरी। नदीम भाई को इससे पहले कि नदीम भाई कुछ बोले, मैं उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि नदीम भाई एक निहायत ज्यादा, शायद दिखने में न लगते हो, लेकिन निहायत ज्यादा जो है एक सीनियर हमारे इंडस्ट्री के म्यूजिशियन, और बहुत सारे बड़े बड़े और बहुत जबरदस्त सीनियर नामों के साथ, और उस वक्त बहुत ज्यादा फेमस, आज भी डेफिनेटली उन लोगों के साथ नदीम भाई जो है वो ढोलक पे अपनी सर्विसेज जो है वो किया करते थे, और बड़े ज्यादा डिमांडिंग आदमी थे उस वक्त। इनका बड़ा नाम था, अभी भी है, और बड़ी मुश्किल से ये टाइम दे पाते थे, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि नदीम भाई ने बहुत अच्छा हमें इसमें हेल्प किया। जी थैंक यू जी सबको। थैंक यू डिक्सन, आपका, भाई साहब का, ज़ारिश का और सिस्टर मैडलिन का, सबका। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का कि उन्होंने आज भी एक बार फिर याद रखा। और इस एल्बम के हवाले से, इस एल्बम के हवाले से पहले तो साजिद भाई की थोड़ी सी बात मैं कर दूंगा कि इसी एल्बम के दौरान हम दोनों एक शो पे गए थे, तो मैंने भी वहाँ पे बजाया, और जब साजिद भाई का जिक्र हो रहा था तो मैं कहना चाह रहा था, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि यार आप लोग ये सारे इतना अच्छा काम करते हो, मतलब मुझसे भी पूछा, ये भी टेस्टिमनी है। तो उन्होंने कहा कौन से घराने से हो आप लोग, घराना की कराना है ਤੁਹਾਡਾ? तो मैंने कहा छोड़ो यार, हम लोग, मैं क्या बताऊं, आप लोग बड़े बड़े लोग हो। तो उन्होंने कहा फिर भी की कराना है ਤੁਹਾਡਾ, सारे तुसी बड़े समझदार हो। तो मैं कहा साडा मसीह कराना है। तो उन्होंने मुझे बकायदा सर झुका के साजिद भाई ने सलूट किया, कह रहे यार ये तो सारे घरानों पे भारी घराना है। तो ये एक था। और एल्बम के हवाले से मैं बात करूंगा क्योंकि भाई साहब से मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात भी डिक्सन के हवाले से हुई। मैं स्टूडियो में, मुझे डिक्सन की कॉल आई थी कि भाई, बल्कि मैं आपके PCHS वाले स्टूडियो में एक कोई कमर्शियल था, रिकॉर्ड कर रहा था, वहीं पे भाई साहब से मुलाकात हुई थी। तो वहीं से फिर एल्बम, आई थिंक 3rd एल्बम की आप लोग मिक्सिंग कर रहे थे जो बच्चों का था, फिर इस पे सारा काम हुआ। तो मेरी टेस्टिमनी इस एल्बम के हवाले से ये है कि जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया, ऐ नौजवान खुदा से डर, पहले तो रिकॉर्ड करते करते ही जब उसका ट्रैक चला, उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो ही ऐसा था कि वो कुछ चीजें सोचने पे मजबूर करता था। तो
हुआ यूं कि रिकॉर्ड किया, मैं था, रज़ाक भाई थे, बिल्कुल मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि फैमिली की तरह सब काम कर रहे थे। रिकॉर्ड करके फिर मैं आई थिंक सुबह 7-8 तो बज ही जाते थे डिक्सन के पास। तो बड़ी मुश्किल डिक्सन ने बहुत चीजें झेली हैं मुझे घर छोड़ते हुए। तो वो क्योंकि लेता भी था छोड़ता भी था डिक्सन, मुझे याद है। कभी भाई साहब भी छोड़ते थे लेते थे। तो वो घर जाके जब मैं लेटा और ये गीत मेरे कानों में चलता रहा, और जब इसकी हमने लॉन्चिंग सेरेमनी की थी आई थिंक YMCA में, वहां भी मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की थी। और अभी भी क्योंकि जिंदगी कुछ गलत तरफ जा रही थी मेरी, एक मैरिड पर्सन होने के नाते भी, तो इस गाने ने मुझे जो है इंटरनल जो है गीत ने, इसके लिरिक्स ने जिस तरह कोई आपको, जिस तरह इसका नाम है एल्बम का अवेक, और अंदर से मुझे उठाया और अवेक हुआ मैं भी कि यार इट्स नॉट गुड। तो मैंने सबके सामने ही वहां पे अपनी वाइफ से सॉरी किया और सारी चीजों को अपने अंदर से निकाला और खुदावंद से माफी मांगी। और इस गीत के वसीला से मेरी जिंदगी तब्दील हुई और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। तो इस टेस्टिमनी को शेयर किया और सारे लोगों में, और आज भी खुले दिल से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और सबके सामने इकरार कर रहा हूँ। इस एल्बम के वसीले से मेरी जिंदगी तब्दील हुई और खुदावंद ने जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। थैंक यू पास्टर साहब का कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे सेलेक्ट किया और मैंने ये फैमिली के साथ काम किया सारी। नेल्सन आपकी ये जो गवाही है, जो ऑनेस्टी है, देखें हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हम में से फरिश्ता तो कोई भी नहीं उतरा हुआ, ठीक है, और वी ऑल नो कि हम सारे फॉल शॉर्ट हैं। हम सब कहीं ना किसी मकाम पर कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, और उन गलतियों को जानना और फिर उनका इकरार करके उनसे वापस मुड़ना जो है ना, एक्चुअली दैट्स द मेजर थिंग। ये जो रियलाइजेशन ना, जो अवेकनिंग है, एक्चुअली स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की अवेकनिंग कि यार मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर आई एम गोइंग, ठीक है ना। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। और मैं समझता हूँ कि आपके कैलिबर का आर्टिस्ट होना, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के साथ काम करना, और जिस इंडस्ट्री में होना, ये जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, जहां पर दोस्तियां बनती छूटती, सेकंडों में बनती हैं, मिनटों में छूट जाती हैं, मतलब दैट्स अ कॉमन, लोग इसको एज अ नॉर्मल लेते हैं। लेकिन यही क्रिश्चियन टेस्टिमनी जो है, जो आपने जिक्र किया सजाद अली कह रहा हूँ, अखर उनके साथ तो आपने बजाया भी किया, काम भी बहुत ज्यादा किया है। तो अब तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपकी जो टेस्टिमनी है, जो ऑनेस्टी है, जो हम्बलनेस है एक्चुअली, ठीक है, ये सबसे बड़ी टेस्टिमनी है कि किस तरीके से खुदा काम करता है। वैसे बाय द वे चूंकि ट्रैक का जिक्र हो रहा है, तो क्यों ना इस ट्रैक का इसका सुने, ये है क्या असल में, जो इसका पहला ट्रैक जिसका जिक्र किया है नदीम ने। डिक्सन, कैन यू प्ले दैट? दिस इज द फर्स्ट वन। जरूर। ये बड़े दिल से दो शिकार हो गए। हाँ, ये डिक्सन की बात करने लगे थे आप, वरना मैं करूं? मैं कह रहा था एक तीर से दो शिकार हो गए। जो हम वो फ्लूट की बात कर रहे थे, तो इसमें फ्लूट भी हमने साजिद की सुना दी,
और लतीफ भाई की ढोलक और रजाक भाई का तबला और इस्तिशना सिस्टर्स की आवाज उस सब आ गई थी। और दिलचस्प 4-5 शिकारों के। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस गीत ये पहला एल्बम था जिसमें नाइजल ने हमारे साथ काम किया था। ये ट्रैक नाइजल को दिया था हमने। और भी एक्चुअली मैंने सोचा था डिक्सन शायद इसको करेगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नाइजल पहली बार हमें मिला। और मैं ये भी थोड़ी स्टोरी शेयर कर दूं। नाइजल, आपका कनेक्शन थोड़ा स्लो हुआ शायद। तो मैं बता रहा था कि मेरी नाइजल की मुलाकात 7 डे हॉस्पिटल में हुई, और वहां पर फिर मैंने जब उसने अपना बताया, तारुफ करवाया, तो मैंने डिक्सन को बताया। डिक्सन शायद पहले से जानता था 7 डे के हवाले से, और फिर डिक्सन ने नाइजल को फोन किया, और इस तरह हमने नाइजल तब से फिर हमारे तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक के साथ शामिल हुआ। मुझे था कि शायद हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन दैट वाज अ कंट्रीब्यूशन नाइजल का। ये बहुत अच्छा वोकल और बहुत अच्छा गीत उन्होंने किया। बिल्कुल। आपकी आवाज भाई साहब काफी डिस्टर्बेंस हो रही है इस वक्त। मेरा ख्याल है कनेक्शन स्लो है शायद आपका, या पता नहीं मेरी तरफ से है। हेलो जी जरिश। इस एल्बम में हमारे साथ बहुत सारे नए लोग शामिल थे। इस्तिशना सिस्टर्स, नाइजल, मेडलिन, जो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो मेडलिन, मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा लगा इस एल्बम के साथ। आप हमारे साथ अब एक तहलीम में शामिल हुई, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ काम करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हम सबको यहाँ गैदर करने के लिए, और एक रीयूनियन हो गई है ये बहुत अच्छी सी। और तहलीम के साथ काम करना बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। और मैं पादी साहब से डिक्सन के रेफरेंस से मिली थी। डिक्सन और मैं रिलेटिव्स हैं, तो डिक्सन के थ्रू मैं पादरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। और मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गीत जो है मैं गा नहीं पाई थी, और तो मुझे आइडिया हो गया था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। देन काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक कॉल आता है, और डिक्सन का कॉल आता है, और डिक्सन ने मुझे ये कहा कि हम आपको लेने आ रहे हैं। रात के आई थिंक 10-10:30 बजे का टाइम था, और उस वक्त ये लोग लेने मुझे मेरे चाचू के घर पहुंचे। वहां से हम लोग मतलब होल नाइट का ये एक रिकॉर्डिंग सेशन था जो हमने किया, और बहुत ब्लेसफुल रहा। डिक्सन की काफ़ी डांट खाई, आखिरकार उसने मुझसे वो निकलवा ही लिए, वो सुर जो वो निकलवाना चाह रहे थे, जो उस गीत की रिक्वायरमेंट थी, वो सारा काम उसने निकलवाया। उस डांट का काफ़ी अच्छा असर रहा, और बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था, और एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू कह लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये बहुत अच्छा एक ब्रेक थ्रू रहा ये मेरे लिए, और इसके बाद से आज तक खुदा का शुक्र है, थोड़ा बहुत जो काम किया है वो सबके सामने है, और अभी भी स्टिल कर रहे हैं कोशिश। बट तहलीम ने एक पहचान दी, एक प्लेटफॉर्म दिया हमें कि हम अपने टैलेंट को प्रूव कर सकें, विच इज़ वेरी गुड। और मेरे ख्याल में बाकी सबको भी ये स्टेप लेना चाहिए कि जो रेयर टैलेंट होता है, जो अनपॉलिश टैलेंट होता है, उसको उठाकर सामने लाएं। इसमें हमारी यूथ के लोग भी होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं जिनको सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तहलीम ये स्टेप लेता है तो उसमें बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और मेरा तहलीम के साथ पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उस एल्बम की रिकॉर्डिंग के दौरान। तो यस, इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। मैडलिन, आपको ट्रैक याद है? आपका कौन सा ट्रैक था आपका? जी बिल्कुल, तूने संवारा सारा जीवन। थोड़ा सा गुनगुनाएंगी? या श्योर। तूने संवारा सारा जीवन, ये उजड़ा मेरा गाँव, मैं तेरी मेहमान। तूने संवारा सारा जीवन, ये उजड़ा मेरा गाँव, मैं तेरी मेहमान। अपने लहू से सींचा सोना था गुलशन मेरा, गाँव मैं तेरी मेहमान।
अपने लहू से सींचा सुना था गुलशन मेरा गाँव, मैं तेरी मेहमान, तूने सवारा सारा जीवन ये उजड़ा मेरा गाँव, मैं तेरी मेहमान। वंडरफुल। और इसके साथ आपने ट्रैक, ये डिक्सन ने आपके साथ गाया था, और ये गीत जब मैंने लिखा था, काफी पुराना गीत था मेरा, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि इसको जब कंपोज भी किया तो मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरह के गीत कॉन्ग्रीगेशनल हों, और यही वजह आप देखेंगे इसमें जो हालेलुया का पार्ट है, हालेलुया हालेलुया, वो वाला जो पार्ट है ना, वो एक्चुअली कॉन्ग्रीगेशन का था। और अंतरा जो था वो मैंने ज़बूरों की आयतें ली थी, डिक्सन को अगर याद होगा जब हम ये गा रहे थे, तो वो डिक्सन ये जो आयत थी ना, वो मुझे आज भी बड़ा वो स्ट्राइक करते, बड़ा अच्छा गीत है, पता नहीं क्यों हम लोग इसको वीडियो अब जरूर करेंगे। तो इसका जो है ना, जो अंतरा था ना, वो एक ये था कि मेरे खैमों में तेरा ही नाम और तेरी रागनी है, तू मेरा गीत और मेरी शादमानी है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे खैमों में तेरा ही नाम और तेरी शादमानी है, मतलब दैट्स वाज वंडरफुल। अच्छा, दिलचस्प बात ये है, ये एल्बम हमने जो रिकॉर्ड की, सारे बच्चे भी जो लेकर आए और यूथ भी किया, ये उस दौर की बात है, 2007-8 की बात है। और उस वक्त जो कि क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में आज भी आप देखेंगे, अब तो खैर काफी ज्यादा ब्रेक थ्रू आ गया है, लेकिन उस वक्त तक भी हमारे पास जितना पैटर्न था वो ये था कि हम प्रोफेशनल ट्रेंड मुस्लिम जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, खुदा ने जिनको गिफ्ट दिए इस्तेमाल करना चाहे, खुदा जिसको मर्जी इस्तेमाल करे, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग काम करते थे वो रिस्क नहीं लेते थे नए बच्चों के साथ या नई आवाजों के साथ। तो ये हमने एक ब्रेक थ्रू किया, और ये हमारी एक तरह का प्रोटेस्ट था कि भाई जो अगर आपके पास अपने लोग मौजूद हैं तो व्हाई नॉट ट्राई देम। डिक्सन, इस मामले में डिक्सन की काफी ज्यादा बहस वैसा भी होता रहा बड़े लोगों से। जी हेलो जरिश, आपका कौन सा गीत था? माइक बंद है, कुछ गड़बड़ हुई आज। हाँ अब सही है, अब ठीक है? हाँ कैन यू हियर मी ऑल? हाँ जी, यस। इस एल्बम में मेरा गीत था ऑलमोस्ट, वैसे तो हम लोगों ने सभी गीतों में कुछ ना कुछ किया था, लेकिन जो एज एन सोलो था वो ये ज़मीं जहां नहीं था। ओके जी, क्या था? गुनगुनाया आप भी अपना गीत। ये ज़मीं जहां नहीं था, कुछ भी यहाँ नहीं था, कि कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं था। तेरा शुक्र हो खुदाया कि तू नूर बन के आया, तेरी आवाज ने ही सारा जहां बनाया। मेरी रूह जान मेरा मन, मेरी लय आवाज मेरा फन, मेरे साज़ो गीत सारे तेरी हमद में मगन। बहुत अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने लिखे हुए सारे। इट्स इंटरेस्टिंग। और ये जो है ये अडॉप्ट किया था, जैसे मैंने पहले बताया है कि दिस इज द वेस्टर्न मेलोडी, और अक्रॉस द लैंड क्रिस्टन और कीथ जो है गैटिस आयरिश, दोनों मियां भी बड़े पॉपुलर बड़े पावरफुल सिंगर्स हैं, और उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न वर्शिप सॉन्ग्स के ऊपर, उनकी प्रॉपर मिनिस्ट्री है बहुत बड़ी। और ये उस वक्त की बात है, मैं आयरलैंड से ये एक सीडी लेकर आया था और उसमें ये गीत था, तो ये गीत इतना पावरफुल था, मैंने कहा कि यार हम इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे करें। तो वो जो म्यूजिक था, उसकी जो बीट पैटर्न था वो बिल्कुल फर्क था, और मुझे इसको यहाँ क्या करना है कि कॉन्टेक्चुअलाइज करना था। तो फिर मैंने इसकी पोएट्री चेंज की, और मतलब इसका टोटली नया मेलोडी हमने वही रखी, ट्यून वही रखी, लेकिन इसको मैंने नए सिरे से लिखा। और खुदा का शुक्र है कि आज भी जब इस गीत को सुनते हैं या इसको जब भी प्ले करते हैं, तो जैसे मैडलिन आप वैसे बताइएगा, आपने इस गीत का कवर गाया दोबारा से, और आपने अपने हस्बैंड के साथ गिटार पे शायद किया था, तो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गीत को जब दोबारा किया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि हमें, क्योंकि इस एल्बम को उस तरह से रिकग्नाइजेशन नहीं मिल सकी जिस तरह से इसे मिलनी चाहिए थी, और लोग इस एल्बम से इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, तो इस वजह से शायद
मेरे दिल में ये बात आई कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि कवर सॉन्ग हम दूसरे भी करते हैं, तो क्यों नहीं अपना काम जो हम लोगों ने किया हुआ है उसी को हम दोबारा से करें। तो ज़रिश का ये गीत पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए मेरे दिल में ये बात आई कि हम लोग इसे करें, और उसका जो रिस्पांस आया वो बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस था। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और स्पेशली कॉम्पोजिशन और लिरिक्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने, कि बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत खूबसूरत शायरी है और कॉम्पोजिशन बहुत प्यारी है। तो यस, बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली इस गीत को जब कवर किया उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिलचस्प बात यह है कि इस एल्बम के अंदर हमने एक ज़बूर भी रखा था, बाय द वे। वो जो ज़बूर उमूमन चूंकि नहीं गाए जाते थे, हम कोशिश ये हमारी होती थी कि हम हर एल्बम में कोई ना कोई ज़बूर जरूर रखें, और हमने रखा ज़बूर 119 वो भी नौजवानों के हवाले से, कि जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। और वो ढोलक बड़ी अच्छी नदीम ने, और उसके ऊपर वैसे तो आप वैसे बड़ी अच्छी बजाते हैं, लेकिन उस पे जो काम था वो दैट वाज रियली रियली फिनोमिनल, बहुत अच्छा था। कौन सा ट्रैक था भाई? ये लास्ट ट्रैक है ज़बूर वाला। करें प्ले क्या? हाँ, ट्रैक चेक करें। ज़रिश आपका कैमरा थोड़ा सा नजदीक कर लो, आपका माइक बंद है। हाँ, अब ठीक है। तो रज़ाक भाई का तबला है और नदीम साहब की ढोलक है जी। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। सो आपने देखा है कि मतलब इस सारे काम के अंदर यहाँ जितने भी लोग शामिल हुए, अच्छा एक और हमने जब एल्बम ये खत्म कर लिया तो साकल इतने सारे लोग इन्वॉल्व हुए। अब ये था कि इसको, जैसे उस दौर में सोशल मीडिया हम लोग इतने एक्टिव नहीं थे, और हमारे यहाँ लॉन्चिंग का एक कॉन्सेप्ट मौजूद था, तो हमने इसकी लॉन्चिंग का प्लान किया, और वो YMCA जैसे नदीम बता रहे हैं कि YMCA हमने बुक किया, प्रॉपर डिनर वगैरह और सारा कुछ किया। नहीं, डिनर तो हमने बाद में जाकर किया था, मेरा ख्याल में डिनर कहीं और पे था, है ना? डिनर बाद में बिल्कुल। जहाँ डिक्सन गिर गया था। Yes, exactly. कहाँ गिरा था मैं? Interrupt you, sorry to मैं कहाँ गिरा interrupt था? you, लेकिन स्केटिंग करते हुए। लॉन्चिंग पे जाने से पहले और इसके रिलीज पे जाने से पहले मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपने गीत के बारे में बात करें जो आपने गाया था। हाँ, सही। वो जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे मजाक भी बड़ा सामना करना पड़ता रहा। डिक्सन आपका बड़ा छोड़ता नहीं किसी को भी, तो लेकिन ये वाहिद गीत था कि जिसमें डिक्सन ने बहुत एनकरेज किया मुझे कि भाई आप इस ट्रैक को, या ये चूंकि मेरा लिखा हुआ गीत है। दिलचस्प बात है कि इससे पहले मेरा असल में ये जो मिडिल ईस्टर्न स्टाइल है ना, आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने आज तक जितने भी एल्बम किए हैं या तहलीम के प्लेटफॉर्म से हमने किए हैं, उनमें आपको एक या दो मेलोडीज मिडिल ईस्टर्न जरूर मिलती हैं, जिसमें मिडिल ईस्टर्न बीट होती है, मिडिल ईस्टर्न उसके सुर लगे होते हैं। तो ये शायद पता नहीं मेरे अंदर कोई अरबी छुपा हुआ क्या है तो ना, तो वो ना, वो हर गीत में होता है। वो म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे, और शायद हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि हम लोग इन्फ्लुएंस हैं बहुत ज्यादा इस किस्म के म्यूजिक के साथ। तो खैर एनीवे, तो वो जो गीत था, उससे पहले मैं इसका एक और गीत कर चुका था इसी पैटर्न का, वो था दिल दिल दे दिया है मैंने तुझको यस्सु तुझको। तो वो जो ट्रैक था, वो मजीद मसीह हमारे लाहौर के बड़े अच्छे बड़े मंझे हुए सिंगर हैं, उन्होंने जब ये गीत गाया था, तो वो गीत वो उन्होंने मुझे गवाही दी बाद में। उन्होंने कहा जी ये मैं आपका गीत मैंने लिया है, और मैंने जब इसको रिकॉर्ड कराया तो ये मैं जहां भी जाता था और वो जहां भी मैं गाता था, इतना लोग बरकत पाते थे, क्योंकि उस गीत का टाइटल था ना कि दिल दिल दे दिया है मैंने तुझको यस्सु तुझको, दिल वाला है तू सबसे बड़ा, तेरी अदा है सबसे जुदा। और उन्होंने अपने एल्बम का टाइटल ही जो था वो यही रखा, दिल यस्सु को दिया। तो मैं हर एल्बम में इस तरह का पैटर्न होता था। ये जब मैंने रखा तो मेरे जहन में था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो खुदावंद यीशु मसीह की जात है, उसके बारे में बहुत ज्यादा हमारे मुसलमान दोस्त भी, या जो हमारा क्रिश्चियन फेथ है, वो काउंटर हमारे डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस हैं यीशु मसीह की जात के हवाले से।
तो मुझे ये था कि अगर मैं इसको मिडिल ईस्टर्न स्टाइल में ये गीत है, तो फिर मुझे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को फोकस करना चाहिए कि इस गीत के अंदर अगर हमारे मुसलमान या मिडिल ईस्टर्न या और भी कहीं अगर ये लोग गीत सुनते हैं तो वो रिलेट कर सकें म्यूजिकली और टेक्स्ट के साथ। तो इसीलिए जब यीशु यीशु ये मैंने गीत लिखा, तो आप देखेंगे कि इसमें जितने टाइटल हैं यीशु मसीह के बाइबल मुकद्दस में, न्यू टेस्टामेंट में खासतौर पर जो टाइटल्स हैं मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। मतलब मैं जैसे पहले इसका गीत है यीशु 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 यीशु, और इसका बोल था कि राह हक और जिंदगी, वो मैंने आयत इसके अंदर इस्तेमाल की। फिर जैसे कलाम है, इल्हाम है, दाम है यीशु, वो शाफी है, वो माफी है, बस काफी है यीशु। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है ना सारे जितने टाइटल थे, वो चट्टान है, महान है और शान है यीशु। तो एक्चुअली जो था ये कांग्रीगेशनल गीत था, रेपिटेटिव सॉन्ग था, लेकिन मिडिल ईस्टर्न स्टाइल था। तो मेरे साथ इसको शुरू में जब हमने किया तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें मैं जिक्र करूंगा वो इस्तस्ना सिस्टर जो थी उनकी, जो उन्होंने गाया इसके साथ। तो इसकी जो स्टार्टिंग स्टाइल था वो, बल्कि मुझे याद है जब हम इसकी वोकलाइज कर रहे थे तो वो उस लड़की ने कहा था जी कि स्टार्ट में इसको अगर इस तरह ले लें कि सिर्फ एक मिडिल ईस्टर्न सहरा के अंदर किसी खातून की आवाज आए एंड देन वी स्टार्ट दैट सॉन्ग। तो मेरा ख्याल है अगर डिक्सन के पास ट्रैक है तो अगर डिक्सन अगर आप इसको चला सको तो तीसरा, मेरे ख्याल में तीसरा ट्रैक है, तीसरा या चौथा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा स्टार्टिंग से कि मतलब इसकी फील क्या है। नहीं, ये वाला, ये मैडलिन वाला है, इससे पीछे वाला। नहीं, ये उठो जवानों आ गया। ये भी नहीं है? नहीं, ये वो है तेरे मुंतजर, चौथा, तीसरा। अरे भाई तीसरे तक तो नहीं है, चौथे से होगा। ये रहा, ये है। हाँ। थैंक यू डिक्सन। मुझे यकीन नहीं आता मेरी आवाज है, ये डिक्सन का काम है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको सुर में लाना, उसको करना ही सारा। तो डांट के कराना। लेकिन ये है कि वाकई ये गीत जहां भी गया, जहां भी इस्तेमाल हुआ, या हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में भी पाकिस्तानी चर्चेज, मैंने इसको क्रिसमस पे बड़ा इस्तेमाल किया, खासतौर पर जब क्रिसमस आता है तो यीशु मसीह की जात को फोकस करना और व्हाट डज बाइबल सेज, कलाम हमें क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में, और डायरेक्ट टाइटल कलाम में से लेना। सो दैट्स फैसिनेटिंग। जी भाई साहब, आपने इस गीत को बहुत अच्छा निभाया, और वाकई सारे गीतों के पीछे डिक्सन भाई की जो मेहनत थी, डांट के, प्यार से, जैसे भी वो उन्होंने हम सब डिक्सन के हवाले से मुझे एक बात याद आई रिकॉर्डिंग के दौरान। ज़रिश, आपको याद होगा ये हमें खाना नहीं खाने देते थे जब तक रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। ये खाली पेट तुम लोग ज्यादा बेहतर गाओगे। खाली पेट और हम लोग ऑलमोस्ट सौतेली माँ था ना बेटा, ऑलमोस्ट गिरने वाले होते थे हम लोग। और एक बार का किस्सा मैं जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। मुझे बड़ा एक फनी सा इंसिडेंट था। हम लोग कोरस का काम कर रहे थे इस एल्बम पर, मैं और ज़रिश, और हमारे साथ नाजिश भी थी, ज़रिश की छोटी सिस्टर जो है।
तो Right. रिकॉर्डिंग चल रही थी और इस दौरान डिक्सन की कोई मीटिंग, कोई लोग आ गए इससे मिलने के लिए, और हम लोग इतने भूख लग रही थी उस वक्त कि हम लोगों ने इस मौके को गनीमत जाना, और हम नीचे एक शॉप हुआ करती थी, अगर ज़रिश आपको याद हो, तो हम लोग वहां जाकर गोलगप्पे खा के आए थे, और डिक्सन को हमने पता नहीं चलने दिया था कि हम मुझे लोग आज नीचे पता चल रहा है। और हम कैसे नीचे पता जाकर चलेगा? अपनी पेट पूजा करके और वापस आए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको इस स्टार्ट किया धोखे था, का मतलब मुझे आज पता चला बेटा। भाई आप इससे अंदाजा करें ना कि हमारे पास हो सकता है हमारे पास फंड्स ही ना हो खाना खिलाने के, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, लेकिन फंड्स थे, ऐसा नहीं था। नहीं रिकॉर्डिंग ऐसा के नहीं, बाद खाना हमें तो पेट भर खाना अच्छा, मिलता था। खाना वाकई तो डिक्सन खाया है। भाई हमेशा हमें खाना भी खिलाते थे, लेके हाँ आते थे, छोड़ बिल्कुल, के आते थे। रिकॉर्डिंग के बाद हाँ बहुत अच्छा सा सब कुछ अरेंजमेंट होता था, हमें लाने का ले जाने की सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज डिक्सन कर की रहे हैं होती थी। नहीं मैनेज दैट हाँ वाज, वो तो हाँ दैट वाज फैंटास्टिक। हम लोग डिक्सन याद है हम लोग मोस्टली रोल खाया करते थे, वो रोल पराठा। रोल पराठा, Yes. ईटॉन के रोल, और हाँ, तो हाँ दैट रोल भी, बिरयानियां भी, पता नहीं क्या क्या। हाँ बिरयानियाँ बिरयानी तो बहुत, पता है पीस पीस बिरयानी पीसेस तो वाले बहुत स्टूडियो थी। में तो बहुत ज्यादा बिरयानी जो थी वो बिरयानी ज्यादा हाँ तो वो एबिगेल के अब्बू भी लेके आते थे ना, एबिगेल का पादरी हाँ विलियम। हाँ उस वक्त तो खैर हाँ बहुत सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे। हाँ ओके जी, इस अब एल्बम की, रेडी हो अच्छा जाओ। इसकी लॉन्चिंग पे हमने एक और ब्रेक थ्रू किया था, और वो ये था, मुझे याद है जब हमने लॉन्चिंग प्लान की तो हमने कराची के इलाकों से डांसर्स को, नौजवान डांसर्स को हमने इनवाइट किया, क्योंकि हमें ये था कि ये यूथ का एल्बम है, और अगर यूथ जो है जिनको हम रीच आउट करना चाहिए, जो ऑलरेडी चर्चेस के अंदर यूथ हैं, उनको तो रीच आउट करने का, वो तो ऑलरेडी चर्च के अंदर है, तो उनको तो करने का कोई फायदा नहीं है ना, रोजाना रोटियां और खवाई जाओ। तो हमारा तो ये था कि नहीं, हम ऐसी जगहों पर जाएं या ऐसे लोगों से इन्वॉल्व हों कि मतलब शायद जो अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करते हैं चर्च के साथ, या जो समझते हैं कि यार चर्च में हमारी जगह नहीं है, या हमारा जो आर्ट है, हमारा जो काम है, वो शायद चर्च उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये हमने एक ब्रेक थ्रू दिया था। और बल्कि मुझे याद है कि शायद हमने ज़बूर फेस्टिवल पे भी शायद बाद में इसको ऐड किया था, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जो हम, बल्कि मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा अंकल जफर इमानुअल साहब जो थे, मतलब उन लोगों ने उस सारा पीटर जो है वो उस वक्त हमारे साथ वो लोग शामिल हुए, उससे पहले वो ज़बूर फेस्ट कंपटीशन पे शामिल हुए, लेकिन इस एल्बम की लॉन्चिंग में उन्होंने हमारी काफी ज्यादा हेल्प की, और बल्कि पूरी टीम को, आपको याद है उन्होंने डिनर दिया था, हम लोग कहाँ गए थे, वो क्या जगह, अरीना गए थे हम लोग, अरीना क्लब। अरीना में, हाँ रंगोली। हाँ अरीना में पूरी टीम को उन्होंने डिनर भी दिया था। नदीम आप भी थे मेरा ख्याल है। जी रंगोली याद है मुझे बिल्कुल। हाँ रंगोली के अंदर, सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो ये भी थे, और अर्नस्ट सलीम अंकल जो थे उनकी फैमिली भी थी। हाँ उनकी उस तो प्रोग्राम को उन्होंने भी होस्ट, काफी हेल्प किया हाँ था। बिल्कुल साथ उनके बिली पास डेविड तो साहब। रिहर्सल भी करते रहे अर्नस्ट अंकल के पास, तो मुझे याद है कुछ लॉन्चिंग से पहले बच्चों की। फाइनल रिहर्सल उन्हीं के चर्च हाँ। में हुई थी। सही, हाँ उनकी बेटी ने शायद उस वक्त उसको होस्ट किया था। एग्जैक्टली। उनकी बेटी ने उसके साथ ज़रिश ने। हाँ तो ये जो एक्चुअली आप देखेंगे कि हमने इस एल्बम के जरिए से ना सिर्फ ये कि बहुत सारे जहां पर चीजों को कनेक्ट किया थियोलॉजिकली, कल्चरली, फिर एज वाइज, और जिसे कहते हैं कि इंटरजनरेशनली यूथ को एंगेज किया, और आर्टिस्ट कम्युनिटी जो डांस है, ये एक अलग मेरा ख्याल में हम इस पे प्रोग्राम करेंगे कि डांस का या रक्स जो है, इबादती रक्स जो है, उसकी बाइबल मुकद्दस में क्या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब थियोलॉजिकली वो क्या है, और कल्चरली हम उसको कितना अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं वहां पर शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं इतना ज्यादा हो पाता, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, सो इस पे हम अलग से एक प्रोग्राम जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जैसे मैडलिन ने बात की है, और हम सब भी इस बात से वाकिफ हैं, तो आपके जहन में क्या आता है, हम इस एल्बम को, इसके इतने स्ट्रॉन्ग गीत हैं, इतना अच्छा काम हुआ है, हाउ कैन वी प्रमोट दैट? अच्छा एक भाई साहब मैं एक ऐड करूं एक चीज, आपकी बात कंप्लीट अगर होगी है, ये क्वेश्चन पे हम इसके बाद आते हैं। मैं, आपने वो बच्चों का जिक्र किया, लड़कों का, डीजे जॉन ग्रुप का, और जो हमारे साथ इस सारे प्रोसेस में शामिल हुए थे, और आप जिस तरह से आप उनको उठा के लेके आए थे, मुझे याद है एक दफा हम उनके एकेडमी भी गए थे, मेरे ख्याल शायद ईसा नगरी में, और उनके जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे, जहाँ उनकी एकेडमी थी, वहां पे हम काफी देर बैठे थे, उनकी रिहर्सल, उनकी तैयारियां देखी भी थी। एक दफा नहीं, मेरे ख्याल 2-3 बार गए थे आप, और आप तो ज्यादा दफा गए थे। उन्होंने एक मुझे याद है, उन्होंने एक प्रोग्राम पे एक ना लाइव एक बात कही थी, और
मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, आपदीदा हो गया था ये कहते हुए, आपको थैंक यू बोलते हुए कि हम निगलेक्टेड लोग हैं, अगर हम चर्च के बाहर हैं तो हमें कोई रीच भी नहीं करता कि हम चर्च के अंदर आए, या हमें कोई अप्रोच नहीं करता। और उसके बाद से वो मुसलसल फिर हमारे तहलीम के और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज थी चर्च रिलेटेड, जो भी हम करते थे ऑब्वियसली ये करते थे, और वो उस हर चीज में वो हमेशा से इन्वॉल्व होते थे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जरिए से। और अब वो आपको बड़ा मिस करे भाई साहब। नहीं, मैं उनको, जो हम लोग नेक्स्ट खुदा ना चाहे प्रोग्राम करेंगे तो जरूर मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, प्लस वो कैसे सोचते हैं कि आर्टिस्टिकली हम बाइबल मुकद्दस को कैसे अपने कल्चर में, खास तौर पर अगर हम उसको बॉडी मूवमेंट के जरिए जो है एक्सप्लोर करते हैं या उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक तरह से उसकी जो एक्सपोजिशन है एक्चुअली, कि जैसे पादरी जो है वो लफ्जों के जरिए करता है, सिंगर जो है वो गा के करता है सुरों के जरिए से, तो जो डांसर होगा जाहिर है वो तो अपने डांस के जरिए उसको खोलेगा ना, उस टेक्स्ट को, या उसको बयान करेगा। तो हाउ कैन वी डू दैट? ये एक प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर एक कहना चाहिए कि वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको एंगेज किया जा सकता है। तो मैडलिन, आपने चूंकि रिसेंटली इसका महसूस किया कि इसको होना चाहिए, और क्या चीज है जिसके जरिए, क्या मेथड है आपके जहन में, या अगर आप हमें मशवरा दें तो कैसे हम इसको कर सकते हैं? इवन बच्चों के भी आपने मुझे एक वो दिया था, आप कैन यू रिपीट दैट, कि हम इसका फीडबैक कैसे कर सकते हैं बच्चों के एल्बम के हवाले से भी और यूथ के हवाले से भी? बिल्कुल, बच्चों के एल्बम की जहाँ तक बात है तो अपकमिंग प्रोजेक्ट के हवाले से आई थिंक बात हो रही थी, तो उसमें मेरा सजेशन ये था कि हम, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट की जो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको बच्चों को संडे स्कूल में जिनके बारे में बताया जाता है, बट ओल्ड टेस्टामेंट में काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो कि अब तक बच्चे जिनके बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं है, इतना अवेयर नहीं है उनके हवाले से। तो मेरा ये सजेशन था कि उनके लाइफ बेस्ड या कुछ उन कैरेक्टर्स के बारे में, उन नबियों के बारे में कुछ ऐसी स्टोरीज बनाई जाएं, कुछ ऐसे गीत बनाए जाएं जो कि बच्चों को लर्निंग के लिए, उनके लिए अच्छे हों। प्लस सेकेंडली एक थॉट ये भी था कि जो यीशु मसीह का एक टेम्पटेशन था बियाबान में जो भी था, उसके हवाले से भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस की स्टोरी बच्चों को अच्छे से पता है, मसलूब होने की, जी उठने की स्टोरी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम उस पर ऑलरेडी सुन चुके हैं काफ़ी काम। बट ये एक ऐसी स्टोरी है, ये एक ऐसा थीम है जिस पे बहुत कम काम हुआ और बच्चे जिससे ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। तो एक ये सजेशन था। प्लस जहाँ तक यूथ एल्बम की बात है, तो आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, मेरे ख्याल में वीडियोस के थ्रू हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो अगर हम इंडिविजुअली हर गीत की वीडियो करते हैं और उसके बाद इसे सोशली करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ तक इस इन गीतों को जाना चाहिए था, जिस लेवल पे यूथ तक ये मैसेज जो जाना चाहिए था, ये उस तरह, मेरा आज भी यही कहना है कि ये उस तरह से नहीं हुआ। तो अब आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हम लोग इस पे कुछ काम करें, इसको स्प्रेड करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे यूथ। और यूथ जो है इससे, जिस तरह नदीम भाई ने कहा कि उनकी लाइफ चेंज हुई इस एल्बम के गीतों के हवाले से, तो मे भी बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जिनकी लाइफ चेंज हो सकती है इन गीतों के हवाले से। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मेरा ख्याल है कि जैसे आप कराची में बैठी हुई हैं और आपका अपना गाया, और आप और डिक्सन का जो गाया हुआ गीत है, इवन डिक्सन का भी जो वो उठ हुआ जवानों वाला है, तो मेरा तो यही ख्याल है कि आप दोनों अगर इन 2 ट्रैक पे, या और भी जो ट्रैक हमारे पास हैं, अगर आप इसके स्टोरी बोर्ड पे काम करें और हमें आइडियाज दें, तो मेरा ख्याल है हम लोग, आप दोनों के जो गीत हैं उनको तो हम कराची में शूट कर सकते हैं, ताकि इसको, तो अगर हम इसका टाइम फ्रेम, आई विल डिस्कस विद डिक्सन, और हम लोग जरूर इसको इस आइडिया के साथ आएंगे कि इसको करें। और जरिश, आपका जो गीत है ये जमीन जहां नहीं था, आप तो इसको बड़े आराम से, स्पेन में तो इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है, आप कैमरा मंगवाएं और आराम से इस गीत को, और है भी सोलो गीत है आपका गाया हुआ, तो इसको तो बल्कि आप शूट करके भेजें ताकि इसको फिर प्रॉपर एडिट करके तो इसको भेजा जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल, इस बारे में हम सोच रहे थे कि इसको लास्ट टाइम डिक्सन भाई से भी बात हो रही थी इस बारे में, सो वी विल वर्क ऑन इट। देखते हैं हम इसको कैसे कैरी आउट करें या क्या किया जा सकता है इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। नेल्सन, आप हमें क्या मशवरा देंगे? जी भाई साहब, मशवरा यही है कि ये तो
ऐसा जबरदस्त एल्बम है कि मतलब मैं देखता हूँ यहाँ पे भी आज कल यहाँ पे भी गीत जो है लोग बना रहे हैं और उनकी वीडियोस भी कर रहे हैं, पर बात वही है, चर्च म्यूजिक है ऑलवेज। तो इसको रीलॉन्च भी अगर आपको ठीक लगे करा जा सकता है, ताकि एक बार ये लोग सुने और जिसने गाया वो अपने वीडियोस कर सकता है। और हम जिस तरह से भी जो भी इसमें पार्टिसिपेट जैसे पहले किया आज भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको जिस तरह आपने वो बच्चों के जो डाउनलोड करने का आई थिंक एल्बम का किया था, इन गीतों का भी कुछ करके डाउनलोड करके सोशल मीडिया पे हम इनको अपने पेजेस पे डालें इसके अवेक के साइन के साथ, और इसको वीडियोस बनाया जाए और रीलॉन्च करके कुछ, क्योंकि बाकी वो सिस्टर मेडलिन सही कह रही हैं कि इसको उस तरह वो नहीं मिला जिस तरह इसको एक हाइप मिलनी चाहिए थी एल्बम को, या शायद हमारी किसी की मिस्टेक हो, हम सब ने इस पे काम नहीं किया लॉन्चिंग के बाद भी, या कुछ ऐसा वीडियोस नहीं बने। लेकिन ये है कि इसको करना चाहिए दोबारा भाई साहब, जिस भी किस्म की हेल्प किसी भी तरह से हमें आपको जरूरत हो, हम साथ हैं आज भी आपके साथ, तालीम के साथ। वंडरफुल, थैंक यू। डिक्सन इस हवाले से कुछ ऑलरेडी होमवर्क कर रहा है। डिक्सन क्या कर रहे हैं हम आगे, फिर मैं आपको बताऊंगा यूथ के हवाले से हमारा क्या प्लान आ रहा है। मैं बताऊं क्या? नहीं, आपका टेक्निकल मतलब जो चीजें हैं, मतलब इसकी क्या फिजिबिलिटी है, कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कराची में हम इसकी वीडियो शूट करें या गीतों पे करेंगे, ट्रैक ओरिजिनल आपके पास हैं, और अगर हम इसकी वीडियो शूट करते हैं आपके और मेडलिन से स्टार्ट लेते हैं, सपोज दैट कि अगर हम इसका स्टार्ट करते हैं गीतों को जो आप दोनों के गाए हुए हैं, इंडिविजुअल भी या डुएट में भी गाए हुए हैं, तो उनको कैसे स्टार्ट किया जा सकता है या उसका क्या फिजिबिलिटी हो सकती है, ताकि बाकी लोग फिर जो सुनने वाले हैं। कि भाई साहब हम इनके स्टोरी बोर्ड जो हैं, बाकी चीजों को हम किसी डायरेक्टर से अच्छे से डिस्कस करके, और डेफिनेटली जो भी स्टोरी बोर्ड से वर्किंग होगी वो हम लोग आपस में शेयर करके फिर उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से भी होती है चीजें। ठीक है, और बाकी आपको पता है होमवर्क जो हम कर रहे हैं पीछे बैठ के, हम लोग आपसे तो मेरा रोज डिस्कशन होता है ठीक है। हमारे मैं में। इस प्रोग्राम, मैं इनके लिए बता दूं अगर थोड़ा सा, हाँ पूरा तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन हमारा फॉर्चुनेटली हमें एक बहुत अच्छी पीआर एजेंसी मिल गई है, और हमने प्रॉपरली शायद पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि गीतों के लिए किसी पीआर एजेंसी को हायर कर लिया, और अब वो हमारे साथ रेगुलरली लीगल बेसिस पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। होपफुली इस ईद की छुट्टियों के फौरन बाद हमारा एग्रीमेंट उनसे साइन हो जाएगा, और उसके बाद हमारे जो भी ये मार्केटिंग और सारा जो सोशल मीडिया और बाकी चीजों पे जिस तरह से भी चीज को प्रमोट किया जाता है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो खुद ही करेंगे, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ज्यादा वीक भी हैं इसमें, और हमें ज़ाहिर है रोटी भी कमानी है, तो उसमें लगे होते हैं। तो ये कि उनका तो काम ये है कि उनसे हमारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए उसके हिसाब से वो चीजें लेके आगे चलेंगे। तो इस चीज के लिए बिल्कुल क्या कहते हैं कि बेफिक्र हो जाए। हाँ जी। सो ये एक बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी हमारे लिए भी खास तौर पर, कि कम से कम हमारा जो गैप था, हमारी जो वीक पॉइंट था इस हवाले से, और जिसका बहुत से लोग एडवांटेज भी ले रहे थे, तो हम उसको अब क्लियर कर रहे हैं चीज़ों को, और उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम यूथ एल्बम पे इसलिए भी काम करेंगे कि अगले साल खुदा ने चाहा तो आई एम गिविंग यू थ्रू दिस प्रोग्राम कि चूंकि मेरी ग्रेजुएशन खुदा ने चाहा इस साल खत्म हो रही है, आई एम फिनिशिंग माई PhD, लेकिन अगले साल हम लोग पाकिस्तान में इट्स क्वाइट अ ह्यूज यूथ फेस्टिवल मैं प्लान कर रहा हूँ, और इसके लिए ज़ाहिर है कि आप लोग जितने लोग हैं, हमें पूरी टीम जो है हमारी वो चाहिए होगी। और ज़रिश अगर आपने प्लान करना है पाकिस्तान ट्रैवल करने का तो कर लेना। तो हम लोग इस एल्बम को प्रॉपर, इसकी वीडियो शूट को हम लोग इसको प्रॉपर लॉन्च करेंगे, इसको प्रॉपर यूथ फेस्टिवल डिजाइन करेंगे 2 से 3 दिन का, और खुदा ने चाहा तो अगला साल हम पाकिस्तान में इसी एल्बम की बुनियाद पर वी नीड मोर सिंगर्स एंड वी नीड मोर काइंड ऑफ जो डांसर्स हैं और बाकी लोग उनको हम ऐड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जरिश को एनी कंक्लूडिंग बात या कुछ और कहना है? सो देन अदरवाइज वी विल कंक्लूड आवर कन्वर्सेशन टुडे। इट्स एक्चुअली रियली अ बम्बार्डिंग प्लान जो भी आपने शेयर किया, और अच्छा है, मतलब तहलीम की टीम को बहुत देर से जो है एक रीयूनियन की सीरियसली जरूरत थी, और अगर ऐसा होता है तो वाकई वी वुड रियली लव टू बी यूनाइटेड, लाइक रीयूनाइटेड अगेन, क्योंकि हमारी आपस में बहुत सी तहलीम के साथ काम करते हुए, हम लोगों ने आपस में फैमिलीज के साथ रहते हुए, आपस में हमारी इंडिविजुअली पर्सनली तौर पे जो हमारे रिलेशंस थे वो किसी और मतलब हम लोग आपस में वहीं पे रह के दोस्तियां की। मेडलिन हैड बिकम अ रियली गुड फ्रेंड। इसके अलावा और भी जितने लोग थे, हम
हम लोगों ने सबने आपस में एक ऐसा टाइम गुजारा है कि यस वी रियली नीड अ रीयूनियन। और डिक्सन भाई की लिटिल एंजल मुझे नजर आ रही हैं। से हाय। हेलो 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 हेलो। कंटिन्यू करो प्लीज, वो तंग करी थी तो मैंने ले लिया उसको। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, अनलेस और अगर कोई हमारे साथ कोई थॉट या कोई क्लोजिंग थिंग कंक्लूजन कोई हमारे साथ शेयर करना चाहे, पास्टर एरिक, डिक्सन भाई या नदीम भाई या मैडलिन। हाँ जी, नहीं, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका। मैडलिन, रात को मुझे पता है 12-1 बज रहा है पाकिस्तान में, और इट्स अ मिडनाइट ओवर, और हमारे यहाँ तो दिन चढ़ा हुआ आप देख रहे हैं। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी सारी मेहनत के लिए, आपकी सारी टेस्टिमनीज के लिए, टाइम के लिए, और यूथ को, खासतौर पर यूथ एल्बम है, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ। सो अपने आप को तैयार कीजिएगा। हम लोग पाकिस्तान में अगले साल के लिए तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप इज ब्रिंगिंग अ यूथ फेस्टिवल, और इसके लिए हमें टीम की, लोगों की और जरूरत होगी। ये अकेले बंदे का काम नहीं है पाकिस्तान की यूथ को कवर करना, एंगेज होना। सो मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पेज के ऊपर आइए, और जब हम इसको अनाउंस करेंगे, हम रिक्रूट करेंगे पाकिस्तान के पूरे शहरों से कन्वीनर्स, तो हमें मदद की जरूरत होगी। सो दैट विल बी अ बिग प्रोग्राम जिसमें इंटरनेशनल सिंगर्स, आर्टिस्ट हमारे साथ एंगेज होंगे, और दैट विल बी अ कोलैबोरेटिव जिसमें टीचर्स, वोकल्स टीचर, कोरल डायरेक्टर्स जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, होपफुली खुदा ने चाहा तो। काम इस पे मेरी साइड से काम हो रहा है, आधा काम हो गया है, आधा रह गया है। सो सून, वेरी सून वी विल हियर राइट आफ्टर कोविड कि जी हम लोग इसमें क्या करेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और खुदा आपको बरकत दे, और इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और खुदा आपके साथ हो जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. God bless you all, and God bless from you. here we'll take a goodbye. नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी होगा उसका फ्लायर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, एंड we'll tell you कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा. So have a blessed day ahead.